अब काम कर, नेक्स्ट वीक में थोड़ा स्पीड अप पिकअप करूंगा, ठीक है? कोऑपरेट करना है, जैसे मैं कह रहा हूं बस वैसे करते जाएं आप। चलें जी, लेट्स स्टार्ट। पेज नंबर, यस, पेज नंबर 393 sir. 393। टॉपिक कौन सा इसमें है? हाँ? Sir 2.3 वाला compliance with the code of corporate governance. चलें जी, आप बिल्कुल आवाज ना आए, ओपन ड्रॉप साइलेंस, ये किधर है? 393। चलें जी, मैं स्पीड अप करता हूँ। अब आगे सिंपल है, ठीक है? मुश्किल बस गुजर गया है। कौन है 393? लेट्स स्टार्ट दी। हाँ, बस अब इजी इजी है। मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है? चलें स्टार्ट, रेडी? हाँ जी। कंप्लायंस विद द कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। जल्दी लिखो, कोड क्या होता है? अब याद, जब मैं थोड़ा पढ़ा रहा हूं, ये साथ साथ आपका सब्जेक्टिव भी तैयार हो रहा है, एक एक लफ्ज मैटर करता है। देखो, कोड मींस प्रिंसिपल्स और गाइडेंस। तेज तेज, शाबाश, उसी के साथ लिखना है। कोड मींस प्रिंसिपल्स और गाइडेंस provided to the companies. Code means principles or guidance provided to the companies by the SECP. Code means principles or guidance provided to the companies by the SECP in addition to Companies Act 2017. In addition to Companies Act 2017, ये समझना है, पूछना है, with a purpose to. Code means principles or guidance provided to the companies by the SECP in addition to Companies Act 2017 with a purpose to manage the companies more efficiently and effectively. Full stop. If a company fails or refuses, if a company fails or refuses to comply with the code, then it explains. Explain को line कर दो भाई. If a company refuses or fails to comply with the code, it then explain को line करो. Explains, but is not punished by the law. ये बस खत्म. आप सुन लो मतलब क्या है इधर भाई. हम कंपनी लॉ पढ़ रहे हैं, यस? जब मैं कहूंगा कंपनीज किस लॉ के तहत चलती हैं, तो क्या कहोगे आप? कंपनीज एक्ट 2017 ना, यही है ना? जब आप कंपनीज एक्ट 2017 की खिलाफवर्जी करोगे, सजा के लिए तैयार हो जाओ. कंपनी लॉ की खिलाफवर्जी की सजा होती है, कोड की खिलाफवर्जी की सजा नहीं होती. तो आप ऐसे कहोगे, सर कंपनीज पर लाजिम है वो कंपनीज एक्ट 2017 को फॉलो करें. नहीं करेंगी, सजा. आगे पढ़ेंगे, सजाएं आ रही हैं आगे अभी. लेकिन कंपनीज पर कोड को भी फॉलो करने का हुक्म है. एससीपी कहता है कोड को फॉलो करो. कोड एडिशनल गाइडेंस है, लेकिन कोड फॉलो ना करने की सजा नहीं है. कोड को कंप्लाई करो और एक्सप्लेन, दो लफ्ज होते हैं, कंप्लाई और एक्सप्लेन. कंप्लाई और एक्सप्लेन. कोड का मकसद है आप कंपनीज एक्ट भी फॉलो करो यार, लेकिन बराए मेहरबानी इन मशवरों पर भी अमल करो. कंपनीज बेहतर चलेंगी. भी कंपनी को बेहतर चलाने की इतनी हेडेक क्यों ली जा रही है? आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है. हुकूमत के मफाद में कंपनीज चलें. कंपनी चलेंगी तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगी ना, कंपनी चलेंगी तो टैक्स आएगा ना. तो इसलिए कंपनी से कहा जा रहा है, प्लीज यार अपना ख्याल रखो, लॉ भी फॉलो करो. लॉ फॉलो करने में कोई रायत नहीं मिलेगी. लॉ तोड़ा तो सजा है, लॉ तोड़ा तो पेनल्टी है. कोड अगर फॉलो नहीं होता, इट्स ऑल राइट, कोई बात नहीं. वजह तो बताओ ना. देखो पढ़ते हैं. द कमीशन में प्रोवाइड फॉर अ फ्रेमवर्क, मतलब प्रिंसिपल्स टू. हाँ जी सर, आपका स्क्रीन शेयर नहीं है. ओहो, अब मैं थोड़ा तेज बोलूंगा आज, ठीक है? फॉलो करना है, जहां समझना है मुझे उसी वक्त रोकना है. तो देखो, ये द कमीशन में प्रोवाइड फॉर द फ्रेमवर्क, और बुक की तरफ देखना है, टू इंश्योर गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस. कॉर्पोरेट मींस कंपनी, गवर्नेंस मतलब कंपनीज को चलाना, कंपनीज को चलाने के बेहतर तरीके.
कंप्लायंस मैटर्स इंसिडेंटल ऑक्सिलरी का मतलब होता है रिलेटेड मैटर्स यार। और क्लास ऑफ कंपनीज, क्लास ऑफ कंपनीज ये वही है ना, प्राइवेट हो गया, पब्लिक हो गया, या होल्डिंग हो गया, सब्सिडरी हो गया। इन अ मैनर एज में बी स्पेसिफाइड, आसान लफ्जों में ये बनता है द कमीशन हैज द राइट टू इशू एनी गाइडेंस। मैंने क्या कहा था, अगर मेन कॉन्सेप्ट क्लियर है अपने लफ्जों में लिखो, द कमीशन हैज द राइट टू प्रोवाइड गाइडेंस और द प्रिंसिपल्स फॉर ऑल कंपनीज टू अडॉप्ट द कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस टू मैनेज देमसेल्व्स इन अ बेटर वे। खत्म होगी बात यार, बस मोटी बात क्लियर होनी चाहिए आपको, मोटे मोटे लफ्ज, कंपनी, एससीसीपी रूल्स, कंपनीज एक्ट, मोटे मोटे लफ्ज, बाकी जुमला अपना। मूव ऑन, आगे आ जाओ। ड्यूटी ऑफ डायरेक्टर्स, द अबव वुड रिक्वायर ड्यूटी ऑफ डायरेक्टर्स टू एक्ट इन लाइन विद कॉर्पोरेट गवर्नेंस। सिंपल है, ये लिख दो, अभी आगे आ रही है। दो कॉन्सेप्ट थे, एक था लिमिटेड लायबिलिटी, जहां लफ्ज लिमिटेड लायबिलिटी आएगा किस पर अप्लाई करेगा? शेयर होल्डर्स पर सर। शेयर होल्डर्स पर यार। जब मैं कहूंगा लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट, तो ये कॉन्सेप्ट किस पर अप्लाई होता है? सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डर्स पर। अब ये क्या लिखा हुआ है आगे? ड्यूटी ऑफ डायरेक्टर्स। अब साथ ही टर्म लिखो, पहले आई कि नहीं आई मुझे याद नहीं आ रहा, लिखो फिडुशियरी ड्यूटी। लिखवाया पहले मैंने? लिखा? यस, फिडुशियरी ड्यूटी। ये दो कॉन्सेप्ट याद कर लो, आगे आएंगे। जहां लफ्ज आए फिडुशियरी ड्यूटी, तो ये कॉन्सेप्ट किस पर अप्लाई करेगा? डायरेक्टर्स पर। मतलब क्या होता है कि डायरेक्टर्स हमेशा कंपनी को बेहतर से बेहतर तरीके में चलाएंगे, कंपनी को मुनाफा बना के देंगे और शेयर होल्डर्स को मुनाफा कमा के देंगे। ये है ड्यूटी ऑफ डायरेक्टर्स। और ये भी आपने पढ़ा था, किसी को याद हो, कि डायरेक्टर्स की जिम्मेदारी होती है कि हमेशा अपने इख्तियारात में रह के काम करें। कौन बताएगा? और अगर डायरेक्टर्स अपने इख्तियारात से तजावुज करते हैं फिर क्या होता है बताओ? पढ़ा हुआ सारा ये, मैं देखता हूं कौन कौन पढ़ रहा है घर में। सर वो खुद लायबल होते हैं फिर। यस, उन पर ही मुकदमा हो सकता है। ये ड्यूटी ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स की ड्यूटी है कंपनीज एक्ट के मुताबिक काम करें। डायरेक्टर्स की ड्यूटी है कोड को भी फॉलो करें। डायरेक्टर्स ने अपनी फिडुशियरी ड्यूटी निभानी है। और ये मुझे कौन बताएगा, जब डायरेक्टर फिडुशियरी ड्यूटी को नहीं निभाता तो क्या टर्म थी बताओ? एक टर्म इस्तेमाल हुई थी, Not eligible to hold office. नहीं भाई नहीं। डिशू बिहेवियर। बताओ, लेट मी सी, मैं देख रहा हूं कौन पढ़ रहा है। अभी तो मैं सख्ती की नहीं है अभी। लेट मी सी घर में पढ़ कौन रहा है। मैंने पहले दिन कहा था साथ साथ चलना है मेरे, साथ 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 साथ। Lack of fiduciary behavior. यस, लैकिंग फिडुशियरी बिहेवियर। हर डायरेक्टर पर लाजिम है कि अपनी फिडुशियरी बिहेवियर का मुजाहरा करे। या फिडुशियरी बिहेवियर, या ऐसा लिखो, या फिडुशियरी ड्यूटी या फिडुशियरी बिहेवियर, एक ही मतलब होता है। डायरेक्टर पर लाजिम है अपनी फिडुशियरी ड्यूटी निभाए, अपने फिडुशियरी बिहेवियर का मुजाहरा करे। कंपनी को हमेशा मफाद में चलाना है, कंपनी को हमेशा फायदे में चलाना है। जब डायरेक्टर अपनी फिडुशियरी ड्यूटी नहीं निभाता तो हम क्या कहते हैं? फिडुशियरी ड्यूटी को ब्रीच किया है या फिडुशियरी बिहेवियर लैक कर रहा है। मूव ऑन, आगे आगे, मूव ऑन, स्पीड अप। 2.4 लायबिलिटीज ऑफ डायरेक्टर्स ऑफिसर्स। डायरेक्टर्स नेचुरल पर्संस है, मैंने क्या कहा था? कंपनी को चलाते हैं कौन लोग चलाते हैं? एक लफ्ज है ऑफिसर्स। फिर ऑफिसर्स में कैटेगरीज आती हैं, क्या? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सीईओ, मैनेजमेंट टीम। अब देखो उनकी लायबिलिटी पढ़ रहे हैं, अब ध्यान से करने आगे। रिस्ट्रिक्शन ऑफ, अभी अलग लफ्ज है इंडेमनिफिकेशन। अब इसको फिलहाल छोड़ दो, समझाता हूं। Any provision whether contained in the articles of a company or in any contract with a company or otherwise for exempting any officer or auditor of the company from or indemnifying him against any liability which by virtue of any law would otherwise, देखो कितना मुश्किल है ये लीगल वर्ड्स आ रहे हैं। attached to him in respect of any negligence, default, breach of duty or breach of trust, ये सारा मैं खुद लिखवाऊंगा। He may, which he may be guilty in relation to the company shall be void except, ये है प्रॉपर लीगल लैंग्वेज। समझ नहीं आ रही दिमाग में ये? अब मैं दोबारा पढ़ता हूं, इसको आपने क्रॉस कर दो, इसको ये सारा मैं लिखवाता हूं। खाली इंडेमनिफिकेशन को लाइन करो, ऊपर ये हेडिंग है, ये सारा क्रॉस करो, ये मैं खुद लिखवाऊंगा इसको, ये समझ नहीं आएगी आपको। लेट मी रीड, फिर मैं लिखवाता हूं इसको। एनी प्रोविजन वेदर कंटेन द आर्टिकल्स with a company otherwise for exempting any officer out of the company from indemnifying him against any liability which by virtue of any law would otherwise attach to him in respect of any negligence, default, duty of which he may be guilty in relation to the company shall be void except, इसका लिखो आप, इजी करके लिखो, लिखो भी। इसी पैराग्राफ की आसान इंग्लिश बता रहा हूं, ये नहीं लिखना आपने, लिखो।
The directors are under a fiduciary duty. यही लिखना है पेपर्स में. The directors are under a fiduciary duty to work in the interest of the company and the shareholders. The directors are under a fiduciary duty to work in the interest of the company and the shareholders. And will be liable, yani कि legally responsible, and will be liable in case the fiduciary duty is breached. So stop. The director, comma, other officers, including the auditor, are responsible to indemnify the company. इसका मतलब लिखवाता हूं अभी indemnify का. To indemnify the company against any loss. To indemnify the company against any loss. ये मैं लफ्जों को रिफ्रेज नहीं करना, एज इट इज लिखना है. किया तो फिर खुद ही जिम्मेदार हो. पढ़ो इरफा, क्या पढ़ा स्टार्ट से? Directors are under a fiduciary duty to work in the interest of a company and shareholder will be liable in case of What? मिस कर गई हो कहीं. And shareholder will be liable. मिस कर गई हो यार, स्टार्ट से पढ़ो क्या लिखा है. That is under a fiduciary duty To work in the interest of a company and the shareholders. आगे. will be liable. And will be liable. आगे. In case the fiduciary duty is breached or lapsed, the director and other officers, including the ordinary Auditor. auditor, are responsible to indemnify the company against any loss caused by their negligence. Comma, default or breach of trust. सर नेग्लिजेंस से आगे बताएं. Negligence, comma, default, ये समझाता हूं अभी आखिर में. Negligence, default, comma, breach of trust. Of which they may be guilty. मतलब कसूरवार. And cannot exempt themselves from this responsibility. From this, Cannot exempt themselves from this responsibility except in the following case. ये अब नीचे वाला, पहले मैं सारा लिखवाता हूं. जो बॉक्स आ रहा है बॉक्स को छोड़ दो. बॉक्स के नीचे एक्सेप्शन आ रही है, देखा ये. अब मैं इसका लिखवा रहा हूं आसान. ये सारा असल में एक पॉइंट है. ये एक सवाल बनता है. ये पहले पढ़ता हूं इसको. ये बॉक्स को छोड़ दो, देखो पढ़ता होनी चाहिए. ये मुश्किल है आप लोगों के लिए. However, a company is not prohibited from indemnifying any of its director, chief executive, or officer against any liability incurred by any of them in defending any proceedings against him, in which judgment is given by the court in his favor, on which any of them is acquitted. Acquit का मतलब मैं लिखवाता हूं अभी, irrespective of the. अच्छा चलो भी, अब कौन पढ़ेगा? स्टार्ट से पढ़ो ताकि मैं सारा लिंक करूं. ठहर जाओ.
सर मैं पढ़ूं? मैं पढ़ो पढ़ता यार। हूँ सर। स्टार्ट से पढ़ो, मैं सारा लिंक करूंगा, पढ़ो स्टार्ट से, शाबाश। Bismillahirrahmanirrahim. The directors Directors are under a fiduciary duty to work in the interest of company and the shareholders and will be liable in case the fiduciary duty is breached. Full stop. The director, comma, other officers, including the auditor, are responsible to indemnify the company against any loss caused by their negligence. ये जरा ठीक कर लो, ठहर जाओ। The directors, other officers and auditor are under, क्या था आगे? Are responsible to indemnify the company Are responsible to, हाँ आगे आगे पढ़ो। To indemnify the company against any loss, आगे? against any loss caused by their negligence, comma, default or breach of trust of which they may be guilty and cannot exempt themselves from this responsibility except in the following case. इसमें एक चीज मिस कर रही हूँ यार, वो जो है ना डायरेक्टर ऑफिसर वाला, वो जुमला पढ़ो, उसमें 2 लफ्ज ऐड कराने हैं। पढ़ो दोबारा पढ़ो ऐसा। The directors, comma, other officers, including the auditor, are responsible to indemnify the company against any loss caused by their negligence, यहाँ से आगे ऐड comma, करो। हाँ, negligence से आगे are responsible to indemnify the company against any loss caused to it by their negligence, default और breach of trust, ऐसे था ना, इसके आगे ऐड करो, breach of trust के आगे, and have the right to be indemnified by the company, ये and have the right to be indemnified by the company, अब आगे कंटिन्यू हो जाएगा, to be indemnified by the company, बस ये, and have the right to be indemnified by the company, अब आगे पढ़ो, and have the right to be indemnified by the company, आगे पढ़ो आप, and have the right to be indemnified by the company of which they may be guilty and cannot exempt themselves from its responsibility except in the following case. अब ये लिखो फॉलोइंग केस, ये आप लिखो, केस लिखो, लिखो where any of the officers, ब्रैकेट में लिखो, directors, other officers or auditor, where any of the officers, ब्रैकेट में ये लिखो, are facing legal proceedings, ये मैं समझाता हूं आखिर में उर्दू में, are facing legal proceedings in a court of law and a judgment has been passed in their favor, and a judgment has been passed in their favor for acquittal, ACQUITTAL, where and a judgment has been passed in their favor for acquittal. Sir, acquittal क्या आपने spelling ACQUITTAL, and a judgment has been passed in their favor for acquittal, then the company has the responsibility to indemnify these officers. लिखो जल्दी करो, complex point है ये, and the company has the responsibility, a company is responsible to indemnify these officers against the loss, माइक्रोफोन बंद करो यार, and the company is responsible to indemnify these officers for the loss आगे ब्रैकेट में लिखो, expenses, यार तो ये इनको बोलो, आहिस्ता बोले यार, इनको प्लीज आहिस्ता बोले यार, कई बार रिक्वेस्ट के ऊपर जाके बैठ जाए, मानते नहीं बात, इनको आहिस्ता बोलो यार प्लीज,
पढ़ो आगे यार, ऊपर जाके बैठ जाओ। मैं कितनी बार रिक्वेस्ट की है, 3-4 दफा कह चुका हूँ यार। पढ़ो पढ़ो, ये लास्ट जुमला पढ़ो। अगेंस्ट द लॉस, ब्रैकेट में लिखो एक्सपेंसेस और कॉस्ट इन फाइलिंग द सूट एंड डिफेंडिंग देमसेल्व्स इन द कोर्ट ऑफ लॉ। In filing the suit, comma, defending themselves in the court of law. बस ये. And the company is responsible to indemnify them against the loss. बस ये. अब गौर सुनना, ये है क्या पॉइंट, सारे सुनो तब ये एग्जांपल समझ आएगी, वरना नहीं आती समझ। यहां सुने आप सारे, ये देखो अब है क्या, सारे सुने आप गौर से। कंपनी के बड़े अफसरान है, क्या नाम है, डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स ने कंपनी को चलाना है। डायरेक्टर्स नेचुरल पर्संस हैं, डायरेक्टर्स के अलावा सीईओ भी हैं, और सीईओ के नीचे सारे अफसरान हैं, ऑडिटर भी हैं। बेसिकली ऑडिटर कंपनी चलाता नहीं है, लेकिन वो कंपनी के स्टेटमेंट्स को ऑडिट करता है। आखिर में जाके पढ़ेंगे। कंपनी के जो लोग चला रहे हैं, उनमें से कोई बंदा ये नहीं कह सकता कंपनी को कि मुझे इंडेमनीफाई करो। इंडेमनीफाई का आसान मतलब होता है नुकसान पूरा करना। सारे ऑफिसर्स कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, सारे ऑफिसर्स कंपनी के एजेंट्स हैं, मैंने पहले बताया था, वो कंपनी के बिहाफ पे काम कर रहे हैं। उस काम करने के दौरान अगर उनके हाथ से कोई नुकसान होता है, पहली बात नहीं होना चाहिए। वो कंपनी को नहीं कह सकते कंपनी हमारा नुकसान पूरा करो, वो कंपनी को नहीं कह सकते हमें इंडेमनीफाई करो। वो कभी ये नहीं कह सकते कि हमने जो काम किया है, हमसे जो गलती हुई है, उसके हम कसूरवार हैं, लेकिन हमसे नुकसान हुआ, नुकसान पूरा करें। कंपनी उनको कह सकती है, कंपनी कह सकती है कि ऑल यू ऑफिसर्स, आप हमारे लिए काम कर रहे हैं, अगर आपकी वजह से हमें कोई नुकसान हुआ ना, तो आप हमें इंडेमनीफाई करोगे। मैंने मिसाल दी स्कैंस की, स्कैंस प्राइवेट लिमिटेड है। स्कैंस के लिए जितने लोग काम कर रहे हैं, स्कैंस को चला रहे हैं, तो कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये असूल बनाता है कि जो लोग स्कैंस को चला रहे हैं, अगर उनकी वजह से स्कैन को नुकसान हुआ, तो स्कैन का नुकसान पूरा करेंगे। नुकसान पूरा करने को आप कहते हो इंडेमनीफाई करना। ये दुनिया भर का असूल है भाई। तो ऑल ऑफिसर्स विल इंडेमनीफाई। मैं सिंपल मिसाल दूंगा नुकसान पूरा करने की। दुकान में छोटा जो काम कर रहा है, उसके हाथ से अगर कोई शीशे का चीज टूट जाती है, तो मालिक क्या कहता है, या मैं तुम तनख्वाह में से पैसे काटूंगा। जो लोग कंपनी चला रहे हैं, अगर उनकी वजह से कंपनी को नुकसान पूरा होता है, तो कंपनी को इंडेमनीफाई करें, नुकसान पूरा करें। सवाल यह कंपनी उनको कब इंडेमनीफाई करेगी? अगर कंपनी को चलाने वाले अफसरान पर कोई मुकदमा हो जाए, डायरेक्टर पर, सीईओ पर, ऑडिटर पर, कंपनी को चलाने वाले अफसरान पर कोई मुकदमा हो जाए, वो अपना मुकदमा खुद लड़ेंगे अदालत में जाकर। और अगर अदालत उनको एक्विट कर देती है, बरी कर देती है, मतलब वो कहती है भी आप मुकदमा जीत गए हैं, तो फिर वो डायरेक्टर ऑफिसर्स क्या कहेंगे कंपनी को, बोर्ड को, हमें इंडेमनीफाई करो। मतलब हमने केस फाइल किया, हमारा पैसा लगा, हमने इतने अखराजात किए, हमारा पैसा लगा, हम अब बरी हो गए, हम केस जीत गए हैं। अब केस जीतने में, फाइल करने में जितने पैसे लगे, वो नुकसान है ना, नुकसान पूरा करो, इंडेमनीफाई करो। ये तो मेन फोकस किस पे है? इंडेमनिफिकेशन पर। वो कौन सी सिचुएशन है जिसमें डायरेक्टर्स ऑफिसर्स कंपनी को कह सकते हैं हमें इंडेमनीफाई करो? जब उन पर कोई मुकदमा चल रहा हो और वो मुकदमा जीत जाए, इल्जामात झूठे साबित हो जाए, तो फिर वो कंपनी को कहेंगे इंडेमनीफाई करो। कंपनी को करना पड़ेगा। कंपनी कहां से पैसे पे करेगी? कंपनी अकाउंट से। यस, कोई सवाल? हाँ जी। नो सर। सर ये मुकदमा कंपनी वाले कर सकते हैं या बाहर से कोई भी? कोई भी मुकदमा हो जाए, कोई मुकदमा हो जाए। जहां लिखा है ना लीगल प्रोसीडिंग, लीगल प्रोसीडिंग अदालती कार्रवाई, ठीक है, लीगल प्रोसीडिंग, ब्रैकेट में लिखो सिविल और क्रिमिनल। जहां लिखा है ना लीगल प्रोसीडिंग्स, लिखो सिविल और क्रिमिनल। ये भी आगे हम पढ़ लेंगे। जहां लिखा है लफ्ज लीगल प्रोसीडिंग, सिमिलर और सिविल और क्रिमिनल। ये अब मैं एग्जांपल पढ़ूंगा तब ये समझ आएगी आपको। ये अब ये जो एक्सेप्शन भी लिखे, इसको भी काट दोगे आप, काटो। ऊपर जो था 2.4 रिस्ट्रिक्शन, वो भी आपने काट दी, एक्सेप्शन भी काट दो। अब सारा जो मैंने लिखवाया आप ये लिखोगे। हाँ जी, आप पूछो, जल्दी करो। यस सर, इन केस के अगर डायरेक्टर्स हार जाते हैं केस, फिर क्या होगा? ये तो ऑब्वियस है, तो कॉमन सेंस की बात है यार। क्या गई कंपनी उनको, बताओ, केस हार गए, ये तो कॉमन सेंस वाली बात कर दी है यार। डायरेक्टर्स क्या कह रहे हैं कंपनी को, मैं पैसा दो, नुकसान पूरा करो। अब अगर केस हार गए फिर क्या कहेंगे? भी खुद ही भुगतो ना यार, खुद ही पैसा पे। इल्जाम सेंस की बात कर तो दी है। इल्जाम उन्हीं पे आएगा।
तो फिर ना केस जो हार गए हैं, गलत काम उन्होंने खुद ही किया है ना, तो खुद ही भुगते हैं आप, और क्या है, सिंपल एज दैट। कंपनी आप पे हाथ रख लेगी, कंपनी आपके साथ खड़ी होगी, ये मतलब है सारे का यार। कंपनी आपका साथ देने के लिए तैयार है, अगर आप पर मुकदमात भी हो जाते हैं साथ है, बशर्ते कि अदालत से बरी हो के आओ, केस जीत के आओ खुद ही, फिर सारा खर्चा हम दे देंगे। खर्चा ही है ना यार, और क्या है, खर्चा दे रही है। अब आ गया, लेट्स रीड द एग्जांपल, स्पीड अप। Akil was, देखो नोट करना है ये, Akil was appointed as chief executive of Chalak Limited. At the time of appointment of Adil, board of directors appoint करता है CEO को. One of the major shareholders and founder member informed him that since last 4 years, CL in Chalak Limited is paying 90% cash dividend to all the shareholders. जब नया सीईओ आया तो एक मेजर शेयर होल्डर और फाउंडर मेंबर यानी प्रमोटर था, उसने क्या आके बताया नए सीईओ को, सीईओ साहब आपको पता है कि इतने हम लास्ट 4 सालों से अपने कैश डिविडेंड इतना ज्यादा हम दे रहे हैं लोगों को, शेयर होल्डर्स को. However, Adil mentioned that he didn't like to pay dividend to minority shareholder. आदिल ने कहा कि यार जो कम शेयर होल्डिंग, कम शेयर्स हैं, उनको डिविडेंड देना मुझे इतना पसंद नहीं है यार. एंड एडवाइज्ड आकिल, सॉरी क्या था वो, आदिल कौन था ये, आदिल मेजॉरिटी शेयर होल्डर है. आदिल ने क्या कहा, आदिल ने अपनी जाती राय दी कि यार माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को तो डिविडेंड देना नहीं चाहिए. और आकिल जो सीईओ है उसको क्या मशवरा दिया, एंड एडवाइज्ड आकिल नॉट टू पे फ्रॉम दिस ईयर. आकिल जो नया सीईओ है उसको कह रहे हैं कि यार इस साल से इतना डिविडेंड ना पे करो, क्यों सारा मुनाफा जाया करते हो. आकिल इन्फॉर्म्ड आदिल, जो आकिल नया सीईओ है उसने आदिल को क्या बताया, दैट एज पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 चीफ एग्जीक्यूटिव शैल बी पनिशेबल. यानी कि एक तरह से आकिल जो है उसके वो कान भर रहा था. आदिल जो है नया सीईओ इसको बेकार रहा था ना, नए सीईओ से कह रहे सो सीईओ साहब क्या इनको इतना डिविडेंड दे रहे हो, इतना आप दे रहे हो, इसको ना कम डिविडेंड दो. अब आकिल सीईओ है, आकिल आदिल से कहता है यार कंपनीज एक्ट कानून के मुताबिक चीफ एग्जीक्यूटिव शैल बी पनिशेबल, को सजा मिलती है विद इंप्रिजनमेंट. दैट मेक्स हिम 2 years. वो आदिल को सबक पढ़ा रहे हैं, आदिल साहब पता है आपको कानून क्या कहता है, which may extend to 5 million rupees if the dividend is not paid within specified period. वो क्या है, अगर मैं उनको डिविडेंड ना पे करूं वक्त के अंदर तो मुझे सजा मिलती है, जेल होती है. आफ्टर डिविडेंड हैज बीन डिस्कस्ड, जब डिविडेंड का ऐलान कर दिया जाएगा उसके बाद मुझे इतना पे करना है. ये स्टोरी चल रही है, स्टोरी को समझना है. अब आगे आ जाओ. आदिल प्रपोज टू आएगा, उसने आकिल को प्रपोज किया क्या, टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट विद सीएल. आदिल जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर है, अब आकिल को बेकार है, आकिल क्यों ना तुम कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करो इन विच इट विल बी क्लियरली इंडिकेटेड that Akil will be indemnified. ये लफ्ज है, इसको लाइन को indemnified. वो आकिल ने सीईओ से ये कह रहा है, टॉपिक हमारा इंडेमनिफिकेशन वाला है, वो आकिल सीईओ से ये कह रहा है आकिल तुम कंपनी के साथ ऐसा मुआहिदा करो, वो मुआहिदे में ये लिखवा दो, क्या लिखवा दो, कि मैं इनको इतना डिविडेंड देने का जिम्मेदार नहीं हूं. इस तरह ना फिर तुम इंडेमनिफाई हो जाओगे अगेंस्ट ऑल सॉर्ट्स ऑफ लायबिलिटीज. मतलब तुम्हारा जितना भी नुकसान होगा, जो मुकदमा होगा, कंपनी तुम्हारे साथ खड़ी हो जाएगी, तुम्हें इंडेमनिफाई करेगी अगेंस्ट ऑल सॉर्ट ऑफ लायबिलिटीज. का मतलब क्या है, अगर तुम पर कोई जिम्मेदारियां आन पड़ी, इफ एनी इम्पोज्ड ऑन हिम ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड. वो आकिल से ये कह रहा है कि तुम कंपनी के साथ जब मुआहिदा लिख लोगे ना, तुम्हें बड़ा फायदा हो जाएगा. अगर खुदा ना खास्ता कभी ऐसा मौका आन भी पड़ा कि जेल का, मुकदमात का, मुआहिदा साइन करने से कंपनी पाबंद हो जाएगी, वो तुम्हें इंडेमनिफाई करेगी, तुम्हारे साथ खड़ी होगी, तुम्हारा नुकसान पूरा करेगी. अगर कभी तुम्हें डिविडेंड ना भी दिया तो द कॉन्ट्रैक्ट वाज साइंड ऑन 28 मार्च, लो जी मुआहिदा भी हो गया. अब ये सारी स्टोरी है, ये फिक्टिशियस स्टोरी है, ये फर्जी कहानी है, लेकिन लिंक करती है किस, इसी तरह बिल्कुल इस तरह का सिनारियो आएगा पूरे बिजनेस लॉ में. जब ये सवाल आएगा तो मैंने क्या कहा था, एज अ स्टूडेंट आपकी जिम्मेदारी क्या होती है, इसको पढ़ो, एक एक लफ्ज को पढ़ो. जिसने थॉरो पढ़ा होगा उसका दिमाग का जीपीएस काम करेगा. ये कंपनी लॉ के चैप्टर के टॉपिक के सब टॉपिक तक आपको लेके जाएगा उसी सूरत, अगर टॉपिक समझा होगा.
देखो जवाब देखो क्या लिखा हुआ है। सवाल क्या है, इज द कॉन्ट्रैक्ट वैलिड? क्या आकिल का कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट लॉफुल है, वैलिड है? सवाल ये पूछ रहे हैं आपसे। जवाब देखो, in the light of Companies Act 2017 the aforesaid contract between CL and Akil shall be void। एक लाइन में उन्होंने लिख दिया है, वो कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कॉन्ट्रैक्ट कैसे वॉइड है, बताओ। ऊपर जो मैंने लिखवाया है सब कुछ, उसमें मेन पॉइंट क्या था कि कंपनी नुकसान पूरा करेगी, कंपनी इंडेमनीफाई करेगी, यस, बशर्ते कि उन पर होने वाले मुकदमात वो जीत जाएं। Yes, sir. उसको लिंक करो, इस एग्जांपल से लिंक करो। कैसे लिंक होता है बताओ। इन्होंने जो एक लाइन में जवाब लिखा है कि आकिल और कंपनी के दरमियान होने वाला मुआहिदा वो गैर कानूनी है। क्यों अभी गैर कानूनी, बताए मुझे कोई। सर क्योंकि डायरेक्टर फिड्यूशियरी शेयर होल्डर्स के लिए कहते हैं। नो, और कोई सोचो सोचो। सर इंडेमनीफाई तो तब होगा ना जब वो कोर्ट से मतलब बरी होगा। और करीब आओ, और नैरो करो, और लेकिन यहाँ तो मुकदमा हुआ ही नहीं है। तो लेकिन यहाँ तो हुआ ही नहीं है सर मुकदमा, बताओ मुकदमा फिर यहाँ। होगा, हाँ, सर वो इलीगल काम कर रहा है ना, तो इससे तो वो मुकदमा भी हार जाएगा, और जब मुकदमा हारेगा तो इंडेमनीफाई भी नहीं होगा। गुड गुड, शाबाश। ये मुआहिदा इसलिए गैर कानूनी है, ये लिखो उर्दू में, वो काम ही गैर कानूनी कर रहा है। वो काम जानबूझ के अगर गैर कानूनी काम करता है तो गैर कानूनी काम को तो अदालत भी तहफ्फुज़ ही देगी ना। तो गैर कानूनी काम के लिए किया जाने वाला मुआहिदा गैर कानूनी मुआहिदे को अदालत भी गैर कानूनी करार देगी, लिहाजा फैसला उसके खिलाफ आएगा, तो फिर वो कंपनी भी इंडेमनीफाई नहीं करेगी। ये ऐसे लिखो उर्दू में, ये ऐसे ये लिखो उर्दू में जो मैंने लिखवाया अभी, सारे लिखें। और कोई सवाल भी इस पर, एनीवन? ये ऐसी आती है कॉम्प्लेक्स, जो बच्चे कहते हैं लॉ का पेपर मुश्किल होता है। कोई मुश्किल नहीं होता, सारा आता इसी बुक में से है। वो सवाल कॉम्प्लेक्स पूछते हैं, वो सवाल को कॉम्प्लेक्स बनाते हैं ताकि वो टेस्ट करें कि ये स्टूडेंट को समझ भी आई हुई कि खाली रट्टे लगा के आया है। रट्टे वाला है वो तो इधर ही पैनिक परेशान होकर कहता है ये खत्म, तो चीज क्या है। जिसको समझ आई होगी वो इसके लफ्ज ही उसको बताएंगे किस टॉपिक से। अब देखो टॉपिक किधर है, ये कौन सा वाला टॉपिक है। सर एक बार रिपीट करें जो उर्दू में लिखवाया था आपने। क्या मेरी बुक कहाँ है, इसमें बुक क्या लिखा है, ये बुक कहाँ चली गई है। ये देखो भी आप, ये आएगा, ये ऐसे आप करोगे, ये आप कहोगे टॉपिक नंबर 2 मैनेजमेंट चैप्टर का, टॉपिक 2 का सब टॉपिक 2.4, ये ऐसे लिंक होता है। ये समझ आया होगा तो करो ना, करोगे। हाँ क्या क्या सवाल था आपका, पूछो जल्दी करो। यस, सर मैं कह रहा था, जो आपने उर्दू में लिखवाया था वो जरा रिपीट एक बार कर दें। उर्दू में क्या लिखा है, पढ़ो भाई, उर्दू में क्या लिखा है। काम ही गैर कानूनी करेगा। सीईओ मुआहिदा गैर कानूनी काम के लिए कर रहा है जिसकी कानून में इजाजत ही नहीं है, कंपनीज एक्ट 2017 में इजाजत ही नहीं है। तो गैर कानूनी काम पर किए जाने वाला मुआहिदा भी गैर कानूनी, उस गैर कानूनी मुआहिदे को अदालत या कोर्ट ऑफ लॉ तहफ्फुज नहीं देगा, लिहाजा आकिल के खिलाफ ही फैसला आएगा। तो आकिल के खिलाफ फैसला आएगा तो आकिल मुकदमा हार जाएगा। जब मुकदमा हार जाएगा तो कंपनीज एक्ट 2017 के इस चैप्टर के टॉपिक 2 के 4 पॉइंट में ये तो लिखा हुआ है, शर्त यही है कि वो अदालत से जीत के आए। जब अदालत उसको बेकसूर करार देगी तब इंडेमनीफाई करेगी, वरना नहीं करेगी। डन, मूव ऑन। Example 27. Asad filed criminal case against Bilal, who is working in the capacity of Chief Financial Officer of Shining. अब कंपनी का ऑफिसर वो मुकदमा हो गया है ना, हो सकता है मुकदमा ऑन द प्रेमिस, मतलब इस बुनियाद पर दैट बिलाल हैज मिसअप्रोप्रिएट, मतलब क्या होता है कि उसने कंपनी के फंड्स गलत इस्तेमाल किए। असद ने मुकदमा कर दिया बिलाल पे, और बिलाल क्या है, कंपनी का सीएफओ है, हो सकता है ना मुकदमा।
और क्या इल्जाम है कि उसने कंपनी के फंड्स में खुद बुट किया है, गलत इस्तेमाल किए हैं। बिलाल हैज मिसअप्रोप्रिएटेड एसएसएल फंड्स टू द ट्यून ऑफ ₹10 मिलियन। अब बिलाल को मुकदमा हो गया है, अब बिलाल क्या करेगा? बिलाल मुकदमे का सामना करेगा ना। बिलाल अपॉइंटेड मेसर्स दयानतदार एंड को लीगल एडवाइजर्स एंड प्रोवाइडेड ऑल एविडेंस। वो चला गया वकीलों के पास, हायर किया उनको, सारा सबूत दिया विद रिस्पेक्ट टू ऑल एलिगेशन, मतलब इल्जामात रेज बाय असद इन सेट क्रिमिनल केस एंड पेज ₹500,000। बिलाल कहता है मैं इस कंपनी का सीएफओ हूं, मैंने केस जीतना है। बिलाल गया वकीलों के पास, सारा केस बताया, उन्हें कहा जी ये फीस है और आप केस लड़े मेरा। ऑन अकाउंट ऑफ लीगल फी बेस्ड ऑन द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रोवाइडेड बाय बिलाल द कोर्ट एक्विट का मतलब क्या होगा? बरी कर दिया सर। बरी कब होता है बंदा? जब केस जब जीतता वो है जीत ना। जाता है केस। यस, दैट इज डिक्लेयर्ड बिलाल एज इनोसेंट। अब जब बिलाल एक्विट हो गया, अब बिलाल क्या कर सकता है? इंडेमनिफिकेशन डिमांड कर Yes. बिलाल रिक्वेस्टेड एसएसएल मैनेजमेंट टू इंडेमनिफाई हिम। कितने पैसे दे उसको? 5 लाख। जितने पैसे लगे हैं उसके, यही होगा ना भाई? कितने पैसे दे? जितने लगे हैं पैसे। भाई ट्रैवल एक्सपेंस नहीं होते यार, कंपनी ट्रैवल एक्सपेंस देती है लोगों को, ट्रैवल एक्सपेंस। हाँ, रसीद दिखाओ, ट्रैवल एक्सपेंस ले लो, वही चीज है और क्या है। Paid to him by the lawyer and provided a legal advisor invoice along with other necessary documents. Can SSL indemnify Bilal? Yes, it may indemnify Bilal. Done, clear हो गया? कोई सवाल यहाँ तक? Anyone? सर कंपनी रिफ्यूज कर सकती है इंडेमनिफिकेशन? कानून तो कह रहा है करना पड़ेगा ना। लॉ रिक्वायर्स द कंपनी टू इंडेमनिफाई, तो कंपनी कैसे रिफ्यूज करेगी? कंपनी हैज आंसर में लिखा हुआ है इन द लाइट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट एसएसएल मे इंडेमनिफाई बिलाल। यस, मे इंडेमनिफाई। अगर वो इनकार करती है तो बिलाल फिर क्या करे? फिर कंपनी को सू करेगा ना। ठीक है सर। ऑफ कोर्स यस, ऑफ कोर्स यस, हां यस। कंपनी में काम करने वाले लोग कंपनी पर मुकदमात करते हैं, बेशुमार होते हैं। मूव ऑन। अब ये नया टॉपिक ऐड हुआ आपकी बुक में। ये अभी तक हमने कितने डायरेक्टर्स पढ़े हैं? याद है किसी को? पहले था इलेक्टेड डायरेक्टर्स, याद था? फिर क्या था? नॉमिनी डायरेक्टर्स। अब देखो और आ रहे हैं, इंडिपेंडेंट आ रहे हैं। ये और चीज है, ये अलग चीज है। एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड अ नॉन एग्जीक्यूटिव। देखो जब मैं कहूंगा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, आप क्या कहोगे? सर फुल टाइम डायरेक्टर। देख लो साहब, जब भी लफ्ज आएगा एग्जीक्यूटिव, आप क्या कहोगे? फुल टाइम एम्प्लॉय, 8 घंटे बैठता है वहां। जब मैं कहूंगा नॉन एग्जीक्यूटिव, पार्ट टाइम। इंडिपेंडेंट अलग चीज है, पढ़ते हैं अभी। एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शैल बी हेल्ड लायबल ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ सच एक्ट्स ऑफ ओमिशन। ओमिशन क्या होता है? वो काम जो लीगली जरूरी हो और ना किया गया हो। और कमीशन, कमीशन मतलब होता है वो काम जो लीगली रिक्वायर्ड हो और किया जाए, ओमिशन जो ना किया हो। बाय अ लिस्टेड कंपनी और पब्लिक सेक्टर कंपनी क्या होता है? गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट का इदारा। विच हैड अकर्ड, अभी भी कॉम्प्लेक्स पॉइंट है, which had occurred with his knowledge attributable through board processes and with his consent or connivance। मतलब क्या होता है? लिखो assistance। इसका मैं सवाल लिखवाता हूँ, ठहर लो, ये पढ़ने दो इसको। An independent director and a non-executive director shall be held liable only in respect of such acts of omission or commission by a listed company or public sector company which had occurred with his knowledge attributable through board processes and with his consent or connivance or very activities। इसको लिखो आसान इंग्लिश में लिखो। असिस्टेंस, असिस्टेंस, हेल्प। लिखो जल्दी करो, स्पीड अप। लिखो इसको आसान इंग्लिश में, जल्दी करो, स्पीड अप। एन इंडिपेंडेंट और नॉन एग्जीक्यूटिव, इसको एनईडी कहते हैं, लिखो शॉर्ट करके एनईडी, नॉन एग्जीक्यूटिव को। एन इंडिपेंडेंट और एनईडी will only be held liable, liable के आगे ब्रैकेट में लिखो legally responsible। an independent or an NED will only be held liable, ब्रैकेट में लिखो legally responsible for those acts which they may have committed or omitted
ये ऐड कर दो, मिस हो गया मेरे से, यानी क्या ना, एन इंडिपेंडेंट और एनईडी आगे ऐड करो ऑफ लिस्टेड और पब्लिक सेक्टर कंपनी ऐड कर दो, ये आसान लफ्जों में याद रहेगा ये, एन इंडिपेंडेंट और एनईडी ऑफ अ लिस्टेड और पब्लिक सेक्टर कंपनी विल ओनली बी हेल्ड लायबल, क्या लिखा आ गया, ओनली बी हेल्ड लायबल for those acts which they may have committed or omitted which were approved by the BOD comma BOD comma was within their knowledge comma which they had consented, ये मैं समझाता हूं अभी, which they had consented comma provided help के आगे ब्रैकेट में लिखो connivance, provided help or assistance के आगे ब्रैकेट में लिखो connivance, So with their consent. of which they had क्या था, which they had consented comma provided help or assistance के आगे ब्रैकेट में लिखो connivance, or where they did not act responsibly or diligently, ये अच्छा, इसका सिर्फ उर्दू में सिंपल मतलब ये बनता है, देखो और सुना इसको, अगर तो कंपनी लिस्टेड है, एक बात पहले हमने पढ़ी हुई है, लिस्टेड कंपनी लिस्टेड होती है स्टॉक एक्सचेंज में, उसमें अवाम का पैसा पड़ा होता है, याद कर लो, उसमें 2-5 वर्ड ये हैं, लिस्टेड कंपनी वो है जिसमें अवाम का पैसा पड़ा हुआ है, स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है ना, लाखों करोड़ों अरबों खरबों रुपया पड़ा हुआ है, ऐसी कंपनी के डायरेक्टर्स पर ऑफिसर्स पर ज्यादा जिम्मेदारी होती है। और पब्लिक सेक्टर कंपनी कौन सी होती है, गवर्नमेंट की कंपनी, हबीब बैंक लिमिटेड, भाई हबीब बैंक लिमिटेड को छोड़ो, बल्कि और कह लो, और कंपनी कह लो यार, आपको ये कह लो, जितनी पीटीसीएल कंपनी है, पीटीसीएल आ गई, ओजीडीसीएल आ गई, पीएसओ आ गई, पीआई आ गई, गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज, पब्लिक सेक्टर कंपनीज, और जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं, क्योंकि ये अवाम के मफाद के लिए काम करती है ना, लिस्टेड कंपनीज में अवाम का पैसा पड़ा हुआ है, तो ऐसी कंपनीज के ऑफिसर्स पर ज्यादा जिम्मेदारी आ जाए, पब्लिक सेक्टर कंपनीज के डायरेक्टर्स पर भी ज्यादा जिम्मेदारी आती है, क्योंकि मेन मकसद अवाम की फलाह बहबूद है। इन दो कंपनीज के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, वो भी अभी आगे हम पढ़ेंगे, और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पर भी पूरी जिम्मेदारी आ जाए। देखो अब कितने किस्म के डायरेक्टर हो गए, पहले क्या था, इलेक्टेड डायरेक्टर, ये साथ लिखो जरा, सारे ऐड कर दो, लिखो यहां, लिखो सारे टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स यहां ऐड कर दो, ऊपर लिखो इलेक्टेड नंबर 1, नंबर 2 लिखो नॉमिनी, नंबर 3 लिखो इंडिपेंडेंट, नंबर 4 लिखो नॉन एग्जीक्यूटिव। अभी इंडिपेंडेंट आगे आ रहा है, ऊपर क्या था, पहला आ रहा है इलेक्टेड, नॉमिनी, फिर नॉमिनी के बाद लिखो क्या था, इंडिपेंडेंट, फिर लिखो नॉन एग्जीक्यूटिव। इंडिपेंडेंट और नॉन एग्जीक्यूटिव के आगे बैक में लिखो ये लोग कंपनी के बाहर से आते होते हैं और न्यूट्रल होते हैं। अब देखो ये इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव कंपनी के बाहर से आते हैं, ये न्यूट्रल लोग होते हैं ये लेकिन इन लोगों को भी पाबंद किया गया कि आप पर भी जिम्मेदारी है, बेशक आप बाहर से आते हो, बेशक आप पार्ट टाइम हो, लेकिन आपको भी नहीं छोड़ेंगे हम, आपको भी जिम्मेदार ठहराएंगे। अगर आपने उस कंपनी में रहते हुए कोई ऐसा फैसला किया, कोई ऐसा काम किया, कोई ऐसी असिस्टेंस दी, किसी ऐसे काम को कंसेंट किया, बोर्ड में पैसा हुआ और जिसकी जिम्मेदारी आप पे आ सके, तो आपको भी वो जिम्मेदार ठहराना पड़ेगा। हमने पहले पढ़ा हुआ है कंपनी के साथ साथ डायरेक्टर्स पर भी जिम्मेदारी आयद होती है अगर अपनी फिडुशियरी ड्यूटी को ब्रीच करें। वो आमतौर पे होते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, एग्जीक्यूटिव के साथ साथ इन डायरेक्टर्स पर भी जिम्मेदारी आयद कर दी है कि आप ये ना कहें हम तो भी बाहर से आते हैं,
देखो ऐसे मिसाल दूंगा, जैसे कोई भी इदारा है उसमें परमानेंट फैकल्टी मेंबर होते हैं, साथ विजिटिंग भी होते हैं, तो हम कहते हैं ज्यादा जिम्मेदारी परमानेंट पर होती है। विजिटिंग वाले चूंकि बाहर से आते हैं, वो कई इदारों में पढ़ाते होते हैं, एक तरह के ये भी कह लो कि विजिटिंग लोग होते हैं ये। किसी भी कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, वहां मेन डायरेक्टर्स कौन से होते हैं? एग्जीक्यूटिव, जो फुल टाइम होते हैं, जो कंपनी के अंदर से ही आते हैं ट्रैवल कर करके। फिर उन एग्जीक्यूटिव के साथ बिठाए जाते हैं नॉमिनी, उनके साथ फिर बाहर से लाए जाते हैं इंडिपेंडेंट, बाहर से लाए जाते हैं एनईडी। आप वो सर क्यों किया जाता है ये? ताकि बोर्ड में न्यूट्रलिटी आए। ये जो बाहर से बंदे आते हैं किसी के रोब में नहीं आते होते, ये किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आते। जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, आगे मिसाल दूंगा चंद कंपनीज की, वो एक वक्त में 6-6, 7-7 कंपनीज के बोर्ड में बैठे होते हैं, इतना तजर्बा होता है उनके पास। वो किसी कंपनी के रोब में, दबदबे में, इन्फ्लुएंस में नहीं आते, वो अपना काम करते हैं इंडिपेंडेंटली। इन लोगों को जानबूझ के कंपनी के बोर्ड में लाया जाता है ताकि वो चेक करें कि जो एग्जीक्यूटिव वाले हैं कहीं इन्फ्लुएंस में आके कंपनी को कहीं गलत तरीके से नहीं चला रहे। लेकिन इन लोगों को भी कहा गया गेट रेडी, अगर आप कोई ऐसा काम करोगे, एक्ट और मिशन, तो फिर आप भी जिम्मेदार हो। सिर्फ किस कंपनी में? लिस्टेड और पब्लिक सेक्टर कंपनी में। हाँ जी, आप बताएं। क्लास पर देखो अभी इंडिपेंडेंट को देखो क्या होता है इंडिपेंडेंट। An independent director means a director who is not connected or does not have any other relationship, whether pecuniary मतलब माली ताल्लुक, financial relationship, और otherwise। independent director वो है जिसका कंपनी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, कोई माली मामलात नहीं है कंपनी के साथ। इस एसोसिएटेड कंपनीज, सब्सिडरीज पढ़ी हुई हमने, होल्डिंग कंपनीज और डायरेक्टर्स, एंड ही कैन बी रीजनेबली परसीव्ड का मतलब क्या आता है? उसका इमेज ऐसा है एज बीइंग एबल टू एक्सरसाइज इंडिपेंडेंट। देखो ये असल में 5 वर्ड है। उसको इंडिपेंडेंट क्यों कह रहे हैं? वो कह रहे हैं मैं एक दफा आपकी कंपनी के बोर्ड में आ गया ना, मैं अपने फैसले खुद ही करूंगा। इंडिपेंडेंट बिजनेस जजमेंट विदाउट बीइंग सबसर्विएंट का मतलब क्या आता है? कहता है मैं किसी का मातहत नहीं हूं, मुझे वो रोब ना जमाए मेरे पर। विदाउट बीइंग सबसर्विएंट टू एनी फॉर्म ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वन लाइन कर दो। इन एसेंस एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कैन नेवर बी इंडिपेंडेंट। क्यों? लिखो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कंपनी का एम्प्लॉय होता है, वो कंपनी में काम करते 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 ऊपर तक आता है और आमतौर पर कंपनी के मफाद में बेजा फैसले भी कर जाता है। लेकिन जो इंडिपेंडेंट होता है ना, जब वो बाहर से आते होते हैं, इंडिपेंडेंट वो होगा जिसका कंपनी, आसान उर्दू में लिखो, इंडिपेंडेंट वो होता है जिसका कंपनी के बनाने मेन कोई हाथ नहीं होता, कंपनी को मैनेज करने में कोई हाथ नहीं, वो बाहर से आता है। उसका कंपनी से किसी तरह का अपनी अपॉइंटमेंट डेट से पहले कोई ताल्लुक नहीं रहा होता, ना कंपनी से, ना डायरेक्टर से, ना होल्डिंग से, ना सब्सिडी से, ना एसोसिएटेड से। वो आगे पढ़ेंगे इस टॉपिक, जब अपॉइंट हो जाएगा फिर बाद में होगा ना। जिस दिन वो अपॉइंट होता है उस दिन अपॉइंटमेंट डेट से पहले पहले किसी किस्म का डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं होता, तभी तो इंडिपेंडेंट है। उसको आप बोर्ड में क्यों लाते हो? ताकि वो बैठे गैर जानिबदार बंदा हो, वो किसी के इन्फ्लुएंस में ना आए और कंपनी के मफाद में फैसले करे। और नॉन एग्जीक्यूटिव, ये भी लिख लो, इस पे एमसीक्यूज आए हुए सवाल, नॉन एग्जीक्यूटिव भी इंडिपेंडेंट ही होता है, कोई बाहर से आता है। इंडिपेंडेंट, नॉन एग्जीक्यूटिव दो अलग अलग डायरेक्टर्स हैं, हर नॉन एग्जीक्यूटिव भी इंडिपेंडेंट ही होता है, ऐसे कह लो आप। समझा रहे? डन? कोई सवाल इस पर जल्दी से, कोई टाइम हो गया। एनी क्वेश्चन? इसके लिए शेयर लेना जरूरी होता है? नॉट नेसेसरी, नहीं जरूरी नहीं है। उसको कह भी सकते हैं लेकिन नहीं भी, लेकिन एग्जीक्यूटिव के लिए जरूरी होता है। हाँ जी, यस। तो ये बुलाएंगे कहाँ से ये बंदे? दूसरी कंपनी से, मार्केट से लेते हैं ना। आगे हम पढ़ेंगे इसका टॉपिक। आ रहे देखो ऐसे होता है, हर कंपनी एडवर्टाइज करती है, ठीक है? आपने सुना होगा एक होते हैं रिक्रूटमेंट एजेंट्स होते हैं, रिक्रूटिंग एजेंसीज होती हैं, उनके जरिए इनको लाया जाता है। इनकी गुडविल इतनी ज्यादा होती है भाई इनकी, बल्कि अभी मैं स्कैंस के जो आपके बॉस हैं, ओनर हैं, वो वाई ट्राइब के बोर्ड में एनईडी हैं। एक बंदा एक वक्त में कई कंपनीज के बोर्ड में एनईडी होता है, इतना तजर्बा होता है उनका। उनकी एक एडवाइस मिलियंस बिलियंस बना देती है कंपनी को भाई। दे एक्सट्रीमली एक्सपीरियंस्ड, 30 से 50 60 तजर्बा होता है उनका, वेरी एक्सपीरियंस। तो ये कंपनीज के बोर्ड में ज्यादा कंपनीज कौन सी बिठाती हैं, ये आगे हम पढ़ेंगे। ये लिस्टेड कंपनीज पब्लिक सेक्टर के लाजिम होता है, छोटी कंपनी के लाजिम नहीं होता। ये बड़ी कंपनीज के बोर्ड में बिठाते हैं ये।
ताकि उनका बोर्ड न्यूट्रल चला जाए। कोई सवाल यहां तक जल्दी से क्विक? हाँ जी, ये ठीक है। अब बेशक पॉइंट कॉम्प्लेक्स आ रहे हैं, बट आई विल स्पीड अप। अभी मैं फरहान साहब को अभी कॉल करूंगा। आपके बैच में अभी आपके सारा बैच मैंने फिल्टर करा दिया है। आपके बैच में मेरे ख्याल में 67 स्टूडेंट्स हैं फिल्टर होके, इसके में सारे अभी 44 शो हो रहे हैं। किधर है बाकी बच्चे? या ये बंक कर रहे हैं, या ये क्विट कर गए हैं बैच, या ये रिकॉर्डेड लेक्चर सुन रहे हैं। आई नीड टू नो वेयर दे आर। तो अभी मैं लिस्ट आज उनको भेजूंगा। और लेट मी सी कहाँ है ये बच्चे, क्योंकि ये अगर क्लासें अटेंड नहीं कर रहे और एग्जाम देंगे, दैट्स अ प्रॉब्लम। ये अटेंडेंस लिस्ट में डाउनलोड कर लेता हूँ और मैं भेजूंगा सर को। जरा पता करिए कौन बच्चे परमानेंटली एब्सेंट हो रहे हैं। या बैच क्विट कर दो, या अगर बैच में रहना है तो फिर आपको पढ़ना पड़ेगा, राइट? अगर मेरा लेक्चर समझ नहीं आ रहा, लीव द बैच, आपका राइट है। लेकिन अगर आप बैच में हैं, देन यू गॉट टू बिहेव एंड यू गॉट टू अटेंड द क्लास, ठीक है? क्योंकि आप, यू आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप मेरी लिस्ट में शो हो रहे हो, तो इस यू आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई नीड टू नो आप कर क्या रहे हैं लोग, ठीक है? सो डोंट प्ले एंड टॉय विद द स्टडीज, यू गॉट टू गेट सीरियस, ठीक है? सर आई विल पिक अप द पेस। हाँ यस बोलो सर दो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। जैसे ये इंडिपेंडेंट और है ना, कि जैसे एक कंपनी अपना डायरेक्टर, जो नॉमिनेटिंग कंपनी होती है, वो अपना डायरेक्टर किसी दूसरी कंपनी में बिठवाती है, वो नॉमिनी हो गया। लेकिन और जिस तरह इंडिपेंडेंट ये होगा कि एक कंपनी खुद ही बाहर से करती है। यस यस ठीक है बिल्कुल, ये नॉमिनी और इसमें हो गया। और सर दूसरा एक जनरल क्वेश्चन है सर, ये जो हम शेयर्स खरीदते हैं दूसरी कंपनी से, स्टॉक एक्सचेंज वगैरह से, जो भी हम शेयर्स खरीदिए, सर वैसे हलाल है कमाई के हवाले से? ये आगे एक चैप्टर आपका इस पर, ठीक है? देखा जाए तो ये इस्लाम की रूह से हराम है ये, ठीक है? देखा जाए, क्योंकि जब आप शेयर्स खरीदते हो ना, सुन लो और सर, ये आगे चैप्टर है आपका इस पर, ठीक है? जब आप शेयर्स खरीदते हो तो शेयर्स खरीदने के बाद जो मुस्तकबिल की शेयर प्राइसेस हैं वो आप पे कंट्रोल में नहीं होती, उसको मार्केट कंट्रोल करती है या और फोर्सेस कंट्रोल करती हैं। उससे फिर आप बैठ के स्पेक्यूलेट करते हो कि ऊपर जाएगी, ये जाएगी, वो जाएगी। तो इस्लाम में अल मुख्तसर देखा जाए, कोई ऐसा पैसा जो आपकी डायरेक्ट मेहनत से नहीं आ रहा वो हराम है, सूद है वो। बैंक में सेविंग्स अकाउंट में पैसे रखवाए आपने, सेविंग्स में जो पैसे रखवाए हैं वो पैसा तो आपकी मेहनत का है, लेकिन उस पर जो सूद आ रहा है वो तो मेहनत का नहीं है। ये अगर देखा जाए तो हमें इतना पता नहीं है, इतना डिटेल में, जो मोटी मोटी बातें ही हैं। शेयर जिस पैसे से लेते हो वो तो अपने मेहनत से कमाए होंगे ना, लेकिन शेयर की जब प्राइस ऊपर जाएगी उसमें तो आपको कमाल नहीं है, तो मैं देखता हूं वो भी हराम का पैसा है। लेकिन ज्यादातर सारे मुस्लिम लोग बैठे होते हैं, वो नमाजी कुरानी लोग कर रहे होते हैं, इसको जस्टिफाई ऐसे करते हैं। सुनो गौर से, क्योंकि अभी तक इंटरेस्ट को सही डिफाइन ही नहीं किया गया। जो बैंक में पैसा रखवाया है, लोग कहते हैं कि ठीक है, इस पर जो पैसा आ रहा है वो पैसा इसीलिए मुझे आ रहा है क्योंकि मैंने मेहनत करके पैसा रखवाया है। और जो लोग ब्लूमबर्ग देखते हैं, मैं आपको दो चैनल बताऊंगा, देखा करो ब्लूमबर्ग, ये देखा करो लाजमी, ये फॉक्स न्यूज। जब ब्लूमबर्ग को देखेंगे वो कहते हैं, एक लफ्ज आता है, योर मनी वर्क्स। आपका इनिशियल पैसा आप कमाते हो और फिर बैंक आपके पैसे को इस्तेमाल करता है, लेकिन इनिशियल पैसा तो हार्ड वर्क से कमाया गया है ना, उसी पर आपको मुनाफा आ रहा है, तो बैंक आपके पैसे को कारोबार में इस्तेमाल करता है। जो आप शेयर लेते हैं, पहले बताया था, शेयर में आप पैसा लगाते हो कंपनी में, तो पैसा तो मेहनत कमाया हुआ है, अब कंपनी आपके पैसे कारोबार में लगा रही है, तो वो जो पैसा आ रहा है उसको हम कहते हैं वो सूद नहीं है। एक तो ये चीज कि इनिशियल पैसा मेरी मेहनत का कमाया हुआ है, दूसरा ये देखो, ये इंटरेस्टिंग है। ये आप कहते हो जब मैं शेयर लेता हूं ना, उसके बाद ही मेरी मेहनत जारी रहती है। कैसे बताओ, को बताएगा मुझे? आप कहते हो इनिशियल पैसा मेहनत का कमाया होगा, अब अगर शेयर प्राइस ऊपर नीचे जा रही है उसमें भी मेरी मेहनत शामिल है, बताओ कैसे? हाँ चलो खत्म करता हूं, फिर बताना। ये आप कहते हो मेरी मेंटल लेबर तो इन्वॉल्व है ना, मैं स्पेक्युलेट तो कर रहा हूं, मैं इन्वेस्टिगेट तो कर रहा हूं, मैं एंटीसिपेट तो कर रहा हूं, मैं एनालाइज तो कर रहा हूं, मैं कैलकुलेट तो कर रहा हूं ना। ये शाम को देखते हो बच्चों के प्रोग्राम जीतो पाकिस्तान, ये बेसिकली है आराम। लेकिन ये कैसे बनता है? ऐसे बनता है कि इनी मिनी मायना मोह किया तो 10 ग्राम का सोना जीत लिया, फलाना जीत लिया। अभी क्या किया आपने? जो जिंदगी भर बंदा सोया हुआ 10 ग्राम सोना जीत के चला गया। तो जस्ट ये बढ़ेंगे आगे लो, ऐसे होता है। वो कहता है जब मैं कैलकुलेट करता हूं, मेरी मेंटल लेबर तो इन्वॉल्व है ना, तो पहला पैसा कमाया फिजिकल लेबर से,
बाद का पैसा आ रहा है मेंटल लेबर से, ये ऐसे जस्टिफाई होता है। लेकिन अभी तक स्ट्रिक्टली यहाँ सूद की डेफिनेशन नहीं है। कोई अगर इस गलतफहमी में है तो बिला सूद जिंदगी गुजार रहा है तो वो जाग जाए। सारे सूद खा रहे हैं, पूरा मुल्क ही सूद पे चल रहा है भाई। गंदुम का एक दाना सूद से उग रहा है, सारे सूद पे चल रहे हैं अभी, सारी पूरी का मतलब मुल्क की सूद पे चल रहा है। बस लेट मी मार्क द अटेंडेंस, टाइम बहुत कम रह गया, बाकी का गल करेंगे। ये मोटी मोटी बात मैंने बताई है, ठीक है। लेट मी मार्क द अटेंडेंस। अब्दुल बासित जल्दी से, क्विक। अब्दुल बासित, बासित जल्दी, क्विक। एब्सेंट। अब्दुल मोइज प्रेजेंट सर। ये मुझे आपने पहले बल्कि रोकना था, मैंने आज आपको सवाल लिखवाना था असाइनमेंट का, मुझे याद नहीं रहा आज। अब्दुल राफे, मैं आपको घर भेजूंगा सर, याद नहीं। अब्दुल राफे एब्सेंट। समद, अब्दुल समद एब्सेंट। अब्दुल तवाब प्रेजेंट। अब्दुल्ला आसिफ प्रेजेंट। अब्दुल्ला बिन तारिक एब्सेंट। अमार सिकंदर, जल्दी बोलो यार। अमार एब्सेंट। आकिब एब्सेंट। बैराम एब्सेंट। गुलाम मोहम्मद प्रेजेंट सर। हाफिज बशीर प्रेजेंट सर। हैदर रशीद प्रेजेंट सर। हमजा अली, हमजा अली एब्सेंट। हमजा यूनस प्रेजेंट सर। हसन अब्बासी एब्सेंट। हसन खान प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। जिफा हिना शाही Present, sir. इफ्रा, बंद करो माइक्रोफोन। इफ्रा प्रेजेंट सर। Present, sir. इकरा मुमताज, माइक्रोफोन बंद करो। Present, sir. खदीजा, Present. खालिद खान एब्सेंट। कंटीन्यूअस एब्सेंट आज जा रही है ईमेल, वो जाएंगे, पैसे निकलेंगे, एक्सपेल होंगे। लाइबा इफ्तिखार Present, sir. माम इमरान, Present. माहीन, माहीन लीव पर मैं। मरियम यास्मीन एब्सेंट। मोहम्मद अब्दुल्ला एब्सेंट। एहसन जमील Present, sir. मोहम्मद अली यस सर। अरमगान प्रेजेंट। अली रेगुलर रहा भाई। हमजा खान, हमजा खान प्रेजेंट। इम्तिनान, इम्तिनान एब्सेंट। मोहम्मद उसामा, प्रेजेंट सर। मोहम्मद साद, प्रेजेंट सर। शाहजेब, प्रेजेंट सर। वसी यूसुफ, प्रेजेंट सर। मोहम्मद यूसुफ एब्सेंट। जैन अमजद, प्रेजेंट सर। नाहिद, Present, sir. नजीउल्लाह, प्रेजेंट सर। नायाब, Present. निमरा गुल एब्सेंट। नुमान करीम, प्रेजेंट सर। काय सुभान, यस सर। प्रेजेंट। इस्माइल नासिर, Present, sir. सलमान हैदर, प्रेजेंट। सलमान खान। प्रेजेंट सर। सलमान फॉलो कर रहे हो सब कुछ? सलमान, जी सर। सलमान तैयब प्रेजेंट सर। एब्सेंट। शेर बानो, Present. प्रेजेंट बोला ना आपको। अच्छा सर, अच्छा सॉरी ठीक है। सैयद अमाल अली बुखारी प्रेजेंट सर। हसन मुश्तबा एब्सेंट। इस्माइल शाह, प्रेजेंट सर। सैफुद्दीन, प्रेजेंट। Present, sir, present. हसन मुश्तबा प्रेजेंट है, ओके। अलीना, Present, sir. तकदीस, तकदीस एब्सेंट। उमर मजीद एब्सेंट। उमर फारूक एब्सेंट। युसरा प्रेजेंट है। युसरा, Present. जैनब, जैनब एब्सेंट। जयान, प्रेजेंट सर। जोहेब अली एब्सेंट। डन, ठीक हो गया जनाब, अटेंडेंस हो गई है। और आपके बैच का क्या आ रहा हूँ, क्योंकि आपका बैच पहले स्टार्ट हुआ था। हमारा टारगेट है रमजान के एंड तक कंपनी सेक्शन खत्म करना है, ठीक है। तो टारगेट शुड बी अचीव्ड, ठीक है, राइट जी। फिर इंशाल्लाह मंडे को मुलाकात होती है। आई सेंड यू द असाइनमेंट क्वेश्चन, वो करना है आपने। मुलाकात होती है मंडे को। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।